नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के इस खास एपिसोड बीएचयू कैप्सूल में। अभी तक आप लोगों ने हमारा 5 वीडियो देखा होगा, जिसमें एक करंट अफेयर का, 3 हिस्ट्री का और 1 ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का जो अभी से 4 घंटा पहले जो आपके पास वीडियो गया होगा, मैंने उसके अंत में आपको बताया था कि मैं इसका शुरुआत, जो नए लेक्चर है उसका शुरुआत क्वेश्चन से करूंगा और आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। मैं इस भरोसे के साथ ही अगला लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरा सा आपका टेस्ट ले लूं कि आप कितने ईमानदार हैं। आप ईमानदारी से इन सभी सवालों का जवाब देंगे जो मैं 5 सवाल आपके पास रखने जा रहा हूं, और 5 के पांचों सवाल का आंसर सही आना चाहिए, तब ही कुछ हो पाएगा। आप इस बात को गांठ बांध के रख ले, नहीं तो अगर आप वीडियो देख के या फिर कॉपी देख के इसका जवाब देंगे तब समझिए आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है और आप पिछड़ते जा रहे हैं। मैं आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करा रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यही है। अगर आप 5वें सवाल में कहीं भी कॉपी खोलें तब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, चूक कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल लिखिएगा, सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? दूसरा, हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन, किस स्फीयर में एरोप्लेन उड़ता है? किस मंडल में वायुयान उड़ती है? इस बात को आंसर लिखें। चौथा है, प्रचंड पचासा क्या है? प्रचंड पचासा क्या है? और 5वां सवाल है, हरमट्टन किस प्रकार की हवा है? हरमट्टन किस प्रकार की हवा है और यह कहां बहती है? इन 5 सवाल का जवाब सबसे पहले ही अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से दें। अब हम फिर आगे क्या करते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले भारत के बारे में, जो हमारा देश है। तो देखिए, भारत, इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यह है हमारा भारत का क्षेत्रफल। उसके बाद उत्तर में इसका जो पॉइंट है, भारत का सबसे जो नॉर्थ पॉइंट है, उसे कहा जाता है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। और जो साउथ पॉइंट है भारत का, उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। आप इसे ध्यान में रखेंगे, जो सबसे ऊपर है इंदिरा कॉल और सबसे नीचे है क्या? इंदिरा पॉइंट। ये अपने क्षेत्रफल में भारत पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है और पूरे विश्व का, पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.42% 2.42% क्या करता है? कवर करता है। जनसंख्या में आपको मालूम होगा भारत सेकंड पोजीशन पे है और पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। अब हम लोग बात करेंगे भारत के साथ कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के साथ 7 पड़ोसी देशों का सीमा लगता है। 7 पड़ोसी देशों का सीमा भारत के साथ लगता है, जिसमें सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ टच होती है। सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ टच होती है? बांग्लादेश के साथ टच होती है। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ टच होती है भारत की। 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की जो रेखा है बांग्लादेश के साथ टच करती है। उसके बाद भारत के 17 राज्यों की सीमा, भारत के 17 राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ टच करती है। 17 राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ टच करती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के 17 राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ टच करती है। अब भारत के जो मुख्य रूप से पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चीन। तो पाकिस्तान के साथ भारत की जो रेखा है, पाकिस्तान के साथ जो भारत की रेखा है, उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, जो पाकिस्तान के साथ हमारा है। चाइना के साथ जो हमारा रेखा है, उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और अफगानिस्तान के साथ जो भारत का है सीमा, अफगानिस्तान के साथ जो हमारा सीमा है, उसे डुरंड लाइन कहा जाता है। तो पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ और अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सीमा रेखा है, उसकी बात कर लिए। अब भारत का जो मानक समय रेखा है, जो भारत का जो हमारा टाइम है, वो कहाँ? इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और इसका है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का समय रेखा, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये कहां से गुजरती है? नैनी, इलाहाबाद के नजदीक। कहां से? नैनी से गुजरती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे
जो ये मानक समय रेखा है वो भारत के और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि और जो ये रेखा है और कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से भारत में गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब हम लोग बात करेंगे जो कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत में क्रॉस करती है कितने राज्यों से? भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से क्रॉस करती है। 8 राज्यों से क्रॉस करती है। 8 राज्यों में कौन कौन है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। अब हम लोग बात करेंगे जो सर्वाधिक राज्यों से, जिस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से टच होती है वो है अपना उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश का जो सीमा रेखा है भारत में सबसे अधिक राज्यों से टच करती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है। उसके बाद क्या है इसमें कि भारत आप जानते हैं एक पेनिसुलर के रूप में है, एक प्रायद्वीप के रूप में है और इसके लगभग 3 तरफ क्या है? समुद्र है। तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की है। आप इसे भी क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे भारत में जो पूर्वी तट का बंदरगाह है। भारत में जब 3 तरफ से समुद्र है तो बंदरगाह भी होंगे और बंदरगाह से एक से सवाल आने की संभावनाएं रहती है। तो आप बंदरगाह के बारे में भी क्या करेंगे? जान लेंगे। जो बंदरगाह है मतलब पोर्ट है, जो पोर्ट है तो पूर्वी तट पर, जो भारत का पूर्वी तट है वहां पे प्रमुख बंदरगाह में सबसे पहले है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तूतीकोरिन और एन्नौर, ये जो 2 है ये कहाँ में है? ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है। और पूर्वी तट पे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है पारादीप, ये ओडिशा में है। उड़ीसा में, ओडिशा जिसे लिखा जाता है ओडिशा में है। तो पूर्वी तट की मुख्य बंदरगाह है विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, एन्नौर और पारादीप। और पश्चिमी तट के जो प्रमुख बंदरगाह है, जो भारत का पश्चिम तट है, मतलब जो गुजरात के साइड वाला जो तट है उसमें कांडला पड़ता है गुजरात में। दूसरा है मारवा गोवा गोवा में पड़ेगा। और तीसरा क्या है? नहावा शोभा। आप इसे ध्यान में ही रखेंगे, ये मुंबई में है। तो ये 3 बंदरगाह पश्चिमी तट पे और 3 से 4 बंदरगाह पूर्वी तट पे, आप इसे ध्यान में रखेंगे, आप इसे याद रखेंगे। इससे भी ज्यादा बंदरगाह है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इस कारण मैं आपको यहाँ पे क्या किया? नोट करा दिया। अब हम लोग बात करते हैं भारत में जो द्वीप समूह है। तो भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह है। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, और दूसरा है क्या? लक्षद्वीप। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा क्या है? लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कहाँ है? ये बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है और इसमें कुल मिलाकर 247 छोटे बड़े द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में कुल मिलाकर 247 छोटे बड़े द्वीप हैं। इसके बाद क्या है कि 10 डिग्री चैनल के द्वारा इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 भागों में बांटा गया है, एक अंडमान और दूसरा क्या है? निकोबार। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, कभी कभी पूछा जा सकता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है क्या? सैडल पीक। सैडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और वैरन व नरकोंडा, ये 2 क्या है? ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो बैरन है वो क्या है? एक्टिव है और नरकोंडा क्या है? इनएक्टिव है। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत में एक्टिव ज्वालामुखी तो बैरन का नाम आएगा, इनएक्टिव में क्या है? नरकोंडा है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? ये दोनों मौजूद है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब किसका?
यहाँ पे आपको मैं एक दो बात और करा दूं कि जो बे ऑफ बंगाल है जिससे बंगाल सटता है और वहां पे जब गंगा जाके समुद्र में मिलती है तो वहां पे एक क्षेत्र का निर्माण होता है, इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ में है? भारत के बंगाल में है। तो सुंदरबन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर ले। सुंदरबन भारत के बंगाल में है और यहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक और यहाँ पे मैं बात कर दूं, जब यहाँ पे आ गया है बात, तब नदी द्वीप की जब बात आ रही है तो भारत का एकमात्र नदी द्वीप माजुली है, माजुली, जो कि कहाँ में है? आसाम में है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बना हुआ एक माजुली नदी द्वीप है। ये क्या है? नदी द्वीप है। आप इसे भी नोट कर लेंगे। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप कहाँ में है? लक्षद्वीप अरब सागर में है। ये अंडमान निकोबार कहाँ था? बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप अरब सागर में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं जिसमें लगभग 10 पर आबादी रहती है, बाकी सभी क्या है? खाली हैं। और इसे 11 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित किया गया है। लक्षद्वीप को 11 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित किया गया है। तो इससे एक ही सवाल आ सकता है, इसमें कितने द्वीप हैं और एक कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। अब हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की प्रमुख नदी में सबसे प्रमुख नदी आपको मालूम है पहले से ही, हम लोग बात करेंगे गंगा का। सबसे प्रमुख नदी भारत का क्या है? गंगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये गंगोत्री से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाके क्या होती है? गिरती है। इसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से भी जाना जाता है, इसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ये रहा गंगा की सबसे खासियत। उसके बाद आपको यमुना को ही मालूम होगा। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और ये इलाहाबाद के पास आके गंगा में क्या होती है? समाहित हो जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। ये यमुना है। उसके बाद गोदावरी। गोदावरी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जिसे कहीं कहीं बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहा जाता है। और गोदावरी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये नासिक के त्रयंबक से निकलती है। ये कहां से निकलती है? नासिक के त्रयंबक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके क्या होती है? गिर जाती है। ये गोदावरी की खासियत है। और गोदावरी को दक्षिण भारत की क्या कहते हैं? गंगा भी कहा जाता है। और एक और नदी, अगर भारत की इंपॉर्टेंट से बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत में इंपॉर्टेंट है। चूंकि इसकी लंबाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत में यह मात्र 900 किलोमीटर के आसपास बहती है। लेकिन ये क्या है? इसे तिब्बत में सांपू कहा जाता है और असम में दिहांग कहा जाता है। सांपू एक बार पूछा है, इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांपू के नाम से जाना जाता है। और दिहांग नाम से इसे कहाँ? असम में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से असम में जाना जाता है। तो ये, उसके बाद भारत की अधिकांश नदियां जो है, भारत में और भी बहुत सारी नदियां हैं जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपको मैंने यहाँ बताया। भारत की अधिकांश नदियां बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन दो ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, जिसका नाम है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा और ताप्ती ही ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्या? एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ये रहा। और भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है लूनी नदी। एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन है? लूनी नदी। लूनी, जो कि अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रन में जाके क्या होती है? समाप्त हो जाती है। कच्छ के रन में जाके ये विलीन हो जाती है। कहां से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो ये भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात हुआ। अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं भारत में प्रमुख झील के बारे में। तो भारत में प्रमुख झील के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। सबसे बड़ी तटीय झील, सबसे बड़ी तटीय झील में क्या आ जाएगा? चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, जो कहां में है? ओडिशा में है। उसके बाद क्या है? सबसे अधिक खारे पानी की झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। सांभर झील कहां में है? राजस्थान में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। और सबसे बड़े
मीठी पानी की झील के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, वुलर झील। वुलर झील, और ये वुलर झील कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। और इसकी यहाँ पे एक और खासियत है, इसी झील पर तुलबुल परियोजना है। तुलबुल परियोजना इसी झील पर है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की भारत में ये झील है। उसके बाद सबसे बड़ी कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। ये सबसे बड़ी क्या है, मानव निर्मित झील है। आप इसे भी क्या रखेंगे, अपने दिमाग में याद रखें, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। गोविंद बल्लभ पंत जो यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हीं के नाम पे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ये रिहंद नदी पर है। किस नदी पर है, रिहंद नदी पर। ये रिहंद नदी पर है। उसके बाद एक और है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। चोलामू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, जो कहाँ में है, सिक्किम में है। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है उसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील ये सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। और कहाँ में है, मणिपुर में है। ये मणिपुर में है। और भारत की सबसे प्रमुख झील में एक और झील आता है जिसका नाम आप सब लोग जानते होंगे, डल झील, जो कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में है। और एक लोनार झील है, ये भी एक इंपॉर्टेंट झील है जो कहाँ में है, महाराष्ट्र में है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट झील के बारे में बताया। भारत में से 30 से 40 है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बताया है जिसे आप जरूर अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जलप्रपात की। भारत में जो मुख्य जलप्रपात है उसके बारे में। तो भारत में मुख्य जलप्रपात में सबसे पहला जलप्रपात आता है जोग और गरसुप्पा, जो भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, जोग या गरसुप्पा। जोग या गरसुप्पा वो कहाँ में है, शरावती नदी पर है। शरावती नदी ये सबसे ऊंची जलप्रपात है। अब हम लोग बात करेंगे जलप्रपात में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे ही ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे भारत के जलवायु के बारे में। भारत के जलवायु के बारे में, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो देखिए, तो भारत के जलवायु के बारे में हम लोग सबसे बड़ी बात करेंगे। तो भारत के उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या फिर जेट स्ट्रीम के कारण होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत का या फिर पूरे एशिया का जो लगभग अब वर्षा होता है, मौसमी जो मानसून वर्षा होती है, उसमें सबसे बड़ा प्रभाव जेट स्ट्रीम का होता है, या इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत में वर्षा किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ या फिर जेट स्ट्रीम, कुछ भी देगा तो आपको यहाँ पे आंसर करना रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि एक वर्षा है जो ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्रता के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाएं, मतलब इसका अर्थ हुआ गर्मी के मौसम में जो कि ज्यादा ह्यूमिडिटी लिए हुए जो हवा है उसे क्या कहते हैं। गर्मी के मौसम में ज्यादा ह्यूमिडिटी लिए हुए जो हवा है उसे एक नाम दिया गया है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, कुछ भी पूछ सकता है। नॉर्वेस्टर इसे पूर्वी भारत में कहा जाता है। इसे काल बैसाखी, इसे काल बैसाखी बंगाल में कहा जाता है। उसके बाद चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा, चेरी ब्लॉम या कॉफी वर्षा इसे कर्नाटक में कहा जाता है। आम्र वर्षा इसे केरल में कहा जाता है। एक ही वर्षा है लेकिन उसे पूरे भारत में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत में, काल बैसाखी बंगाल में, चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा कर्नाटक में, आम्र वर्षा केरल में। यह क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा ह्यूमिडिटी लिए हुए हवा को इसे कहा जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा आपको मालूम है मानसून के कारण होता है। मानसून में भी दक्षिण पश्चिम मानसून,
दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मॉनसून के कारण सबसे ज्यादा भारत में वर्षा होती है। जब ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून भारत पहुंचती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक अरब सागर का जो भाग होता है उसे अरब सागर की शाखा कहते हैं, और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में आगे चला जाता है। भारत में पहली वर्षा दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अरब सागर के शाखा के कारण केरला में होती है। भारत में सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है? केरल में। अरब सागर की शाखा के कारण मानसूनी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारत के जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, जहां 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, इन तीनों पहाड़ी के बीच बसा हुआ एक क्षेत्र है मासिन राम। मासिन राम में ही दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मासिन राम में ही दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा होती क्यों है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण दुनिया में सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होती है। और यहाँ पे होती कितना? 1141 सेंटीमीटर। 1141 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अब हम लोग बात करते हैं कि जो शरद ऋतु में अब जो वर्षा होती है, जब मानसून का लौटने का समय होता है, तो ये जो मानसून लौटते समय भारत के गुजरात और इधर जो उड़ीसा और जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा वर्षा करवाती है। आंध्र प्रदेश उड़ीसा के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वर्षा करवाती है, इससे बहुत ज्यादा इन क्षेत्रों में घटा भी होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश रहता है। और इसी शरद ऋतु में जो ये मानसून लौट रही होती है, शरद ऋतु में जब ये मानसून लौट रही होती है तो ही इसे क्या कहा जाता है? इससे चक्रवात इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आता है। शरद ऋतु में लौटती हुई मानसून के कारण चक्रवात आता है। तो मानसून से यही 2-3 टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसका मैंने चर्चा यहाँ पे आपके सामने किया। आप इसे क्या अपने कॉपी में सबको जल्दी क्या करें? नोट करते जाएं। आपके पास समय कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है, बशर्ते पढ़ना ही नहीं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। अब हम लोग बात करेंगे भारत की मिट्टी के बारे में। तो भारत की मिट्टी में सबसे पहला क्या आता है? हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी मतलब एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक खादड़ और एक बांगड़। खादड़ और क्या होता है? बांगड़। तो जो बांगड़ होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ और नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और भारत में जो अधिकांश फसल होता है वो जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ के कारण होता है। अब हम लोग बात करेंगे भारत की एक और मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी के बारे में जो ब्लैक सॉइल है, इसे इंग्लिश में ब्लैक सॉइल कहते हैं और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा जो फसल उपजता है वो कपास है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा फसल उपजता है? कपास। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी के बारे में रेड सॉइल, इसमें आयरन ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके कारण इसकी जो कलर होती है वो लाल हो जाती है। और इसमें गेहूं और दाल इसमें प्रमुख रूप से उपजाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लैटेराइट मिट्टी के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके? लैटेराइट मिट्टी के बारे में। इसमें आयरन और सिलिका प्रमुख रूप से पाया जाता है। और इसमें उपजता क्या है? इसमें उपजता है सबसे ज्यादा चाय, इलायची और काजू। चाय, इलायची और काजू। तो ये थी लैटेराइट मिट्टी की खासियत। ये था भारत में मुख्य रूप से जो मिट्टी पाया जाता है और इस मिट्टी में क्या पाया जाता है। अब हम लोग भारत के कृषि के बारे में देखते हैं, जिससे ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। भारत के कृषि, भारत में लगभग 51% भूमि पर कृषि की जाती है। भारत के लगभग 51% भूमि पर क्या हो जाता है? कृषि किया जाता है। भारत में कृषि में क्रांति आती है, इसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के पूरे दुनिया में जन्मदाता, इस बात को ध्यान रखें, हरित क्रांति के पूरे विश्व में जन्मदाता है नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में इसके जन्मदाता है
एम.एस. स्वामीनाथन एम.एस. स्वामीनाथन भारत में इसके क्या है, जन्मदाता है। यह मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों के लिए आया था, जो गेहूं चावल का जो खाद्यान्न फसल है उसके लिए मुख्य रूप से ये भारत में लाया गया था और ये बहुत ज्यादा सफल भी रहा। 1967-68 के समय इसे लाया गया था भारत में, यह सफल भी रहा। उसके बाद हम लोग कुछ और क्रांति के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे पूछा जाता है, जैसे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किसके लिए आया था, दूध के लिए। उसके बाद नीली क्रांति, नीली क्रांति आया था मत्स्य उत्पादन मतलब मछली के लिए, ठीक। नीली क्रांति किसके लिए आया, मछली के लिए। उसके बाद रजत क्रांति, सिल्वर जो क्रांति है, रजत क्रांति किसके लिए आया, अंडा के लिए, ठीक। रजत क्रांति आया अंडा के लिए। और लाल क्रांति, रेड क्रांति जो आया, रेड रिवॉल्यूशन किसके लिए आया, टमाटर और मांस के लिए। टमाटर और मांस के लिए क्या आया, रेड रिवॉल्यूशन आया। पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति आया किसके लिए, मछली उत्पादन के लिए, मछली उत्पादन के लिए। उसके बाद पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन आया। येलो रिवॉल्यूशन क्यों आया, ये तिलहन उत्पादन के लिए, जो जिससे हमारे यहाँ तेल बनता है, जैसे सरसों राई हो गया, तीसी हो गया, इस कारण तिलहन उत्पादन के लिए क्या आया, पीली क्रांति आया। और भूरी क्रांति जो ब्राउन रिवॉल्यूशन है, ये ब्राउन रिवॉल्यूशन आया है उर्वरक के लिए, खादों के लिए जो खेत में काम देता है। तो ये मुख्य मुख्य क्रांति है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ फसल के बारे में। तो भारत में मुख्य रूप से 3 फसल पाए जाते हैं, ऐसे 2 ही फसल मुख्य रूप से भारत में होता है, रबी फसल और खरीफ फसल। रबी और खरीफ, रबी खरीफ में भी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप इसे ध्यान से सुन लें कि रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, मतलब जिस समय आप एग्जाम दे रहे होंगे उस समय क्या होगा, रबी फसल की कटाई चल रही होगी, मार्च अप्रैल में इसे काटा जाता है। इसके मुख्य फसल में होता है गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर इत्यादि, ये सब क्या हो जाते हैं, रबी फसल होते हैं। अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है, काटा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल होता है उसे जून जुलाई में लगाया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। जून जुलाई में लगाया जाता है, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। इससे प्रमुख रूप से क्या हो जाता है, इसके प्रमुख फसल आ जाता है धान, इसका गन्ना, तिलहन, धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार, बाजरा इत्यादि, ये सब क्या हो जाते हैं, खरीफ फसल में आते हैं। एक और फसल भारत में पाया जाता है गर्मा फसल। गर्मा फसल, गर्मा फसल मई जून से लेके जुलाई अगस्त, मई जून से लेके जुलाई अगस्त तक इसके मई जून में रोपा जाता है और जुलाई अगस्त में क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। इसमें हो गया क्या, राई, मक्का, ज्वार, जूट इत्यादि क्या हो जाते हैं, ये गर्मा फसल के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग बार पूछा जाता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ खाद्यान्न फसलें हैं और भारत में जो जिस राज्य में कितना उत्पादन हो रहा है उसके अनुसार मैंने यहाँ पे लिखा है, सबका मैं विश्लेषण बताऊंगा। आपको बस ध्यान से सुनना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार इसे ध्यान से सुन लें, अगर हो सके तो अपने कॉपी में नोट कर लें। तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे चावल का। चावल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में होता है, सेकंड में उत्तर प्रदेश और थर्ड में है आंध्र प्रदेश। सबसे पहला चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में पश्चिम बंगाल है, उसके बाद दूसरा नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश है। और दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन चीन करता है और दूसरा नंबर पर भारत करता है। अब हम बात करेंगे गेहूं का। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा सबसे बड़ा पंजाब है और तीसरा नंबर पे हरियाणा है। दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं चीन में उपजता है, उसके बाद भारत में। तीसरा नंबर हम लोग बात करेंगे अदरक की। अदरक सबसे ज्यादा केरला में, सेकंड नंबर पे कर्नाटका और थर्ड नंबर पे उड़ीसा। उसके बाद
दुनिया में सबसे ज्यादा अदरक भारत में होता है और दूसरा नंबर पे नाइजीरिया में होता है। अब हम लोग बात करेंगे सोयाबीन की। सोयाबीन सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, इस कारण इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरा पे राजस्थान। दुनिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन अमेरिका में होता है और उसके बाद ब्राजील में होता है। अब हम लोग बात करेंगे रबर का। जो रबर आप मिटाते भी होंगे, बहुत सारे काम में मिलाते होंगे। रबर सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे भारतवर्ष में केरला में होता है, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु और तीसरा नंबर पर त्रिपुरा। दुनिया में सबसे ज्यादा रबर थाईलैंड में होता है और सेकंड नंबर पर इंडोनेशिया में। अब हम लोग बात करेंगे मूंगफली की। मूंगफली पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, फिर तमिलनाडु में और तीसरा नंबर पर कर्नाटक में। दुनिया में सबसे ज्यादा मूंगफली चीन में और दूसरे नंबर पे भारत में। अब हम लोग बात करेंगे गन्ना की, जिसे इक भी कहते हैं। गन्ना सबसे ज्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में, दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र में और तीसरे नंबर पे कर्नाटक में। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में उपजता है, लेकिन सबसे ज्यादा चीनी महाराष्ट्र में निर्माण होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन ब्राजील करता है और दूसरे नंबर पे भारत करता है। अब हम लोग बात करेंगे रुई की, मतलब कॉटन की। कॉटन सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में गुजरात में होता है, फिर महाराष्ट्र में और फिर तेलंगाना में। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन चीन में और फिर भारत में निर्माण होता है, उत्पादन होता है। अंगूर की जब बात करें तो भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा अंगूर चीन और उसके बाद इटली और भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन होता है। प्याज का उत्पादन भी सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन चीन में और फिर भारत में होता है। जूट की हम लोग बात करते हैं तो जूट सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल में, दूसरा नंबर पर बिहार में और तीसरा नंबर पर असम में है। तथा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन भारतवर्ष में होता है और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है। अब हम लोग बात करेंगे चाय के बारे में। पूरे भारतवर्ष में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? असम। सेकंड नंबर पे है बंगाल और थर्ड नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। और दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन चीन में होता है और फिर भारत में होता है। तो ये था चाय का। हम लोग बात करेंगे कॉफी की। अगर हम लोग कॉफी की बात करें तो दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है और फिर केरल में। और दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है और दूसरे नंबर पर इसमें है कौन? वियतनाम। वियतनाम है। और अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर पर दाल की। जो दाल है पूरे भारत में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश करता है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन भारत करता है और दूसरे नंबर पर क्या है? पोलैंड करता है। दूसरे नंबर पर पोलैंड करता है। तो ये थी मुख्य प्रमुख फसलें, जो मुख्य जिनमें कौन राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है उसे आप जरूर याद रखें। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य और सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो देश में तो आपके लिए आसान है, अधिकतर में चीन है और सेकंड नंबर पे भारत है। राज्य में भी आप उस क्षेत्र को देख के याद करने का प्रयास कर सकते हैं। एक से दो बार देखेंगे तो आपके दिमाग में जरूर स्ट्राइक करेगा और आपके सामने क्वेश्चन में ऑप्शंस भी रहेंगे, तो आप ऑप्शन की मदद से क्या कर सकते हैं? आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे खनिज के बारे में, खनिज मिनरल्स के बारे में कि भारत में या फिर दुनिया में सबसे ज्यादा खनिज किधर पाया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रमुख खनिजों की, और वो जो मिनरल्स है वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन है, किस स्टेट में इसका सबसे ज्यादा रिजर्व है और किस कंट्री में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। हम लोग इस बात में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लौह अयस्क मतलब आयरन ओर का। आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत में उड़ीसा है, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ है और थर्ड नंबर पे कर्नाटक है। आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उड़ीसा है, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ और तीसरा नंबर पे कर्नाटक है। उसके बाद आयरन ओर का सबसे ज्यादा रिजर्व, सबसे बड़ा रिजर्व पूरे भारत में उड़ीसा में है, सेकंड नंबर पे झारखंड में है और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ में है। तो सबसे ज्यादा रिजर्व और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आप इसका ख्याल रखेंगे। जरूरी नहीं कि जिसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व हो वो सबसे ज्यादा खर्चा करे, जरूरी नहीं कि जिसके पास ज्यादा पैसा हो वो खर्च करे, वो कंजूस भी हो सकता है या फिर कुछ और परिस्थितियां हो सकती हैं।
यही काम यहाँ पे है। सबसे ज्यादा रिजर्व उड़ीसा के पास है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी उड़ीसा कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर वर्ल्ड में करें तो चाइना, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नंबर पे कौन है? ब्राजील। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीज का। इससे पहले लौह अयस्क का जो प्रमुख खदान है जहाँ से वो निकलता है उसकी बात करें तो सोनाई है एक उड़ीसा में और बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में। इस तरह से भी सवाल पूछ देता है कि बैलाडीला से क्या निकलता है, तो बैलाडीला से आयरन ओर निकलता है, सोनाई से भी आयरन ओर निकलता है। सेकंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज जो जिसका एक प्रमुख खदान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में है, तो उसका हम लोग बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, जबकि सबसे ज्यादा रिजर्व उड़ीसा में है, सेकंड नंबर पे कर्नाटका में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। वर्ल्ड में बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है चाइना, सेकंड नंबर पे गबन और थर्ड नंबर पे सऊदी अरबिया। ये इस तरह से इसका बात है। अब हम लोग बात करते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट की हम बात करें तो बॉक्साइट की सब जो खदान है भारत में कोडरमा में है। इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है उड़ीसा, सेकंड नंबर पे है गुजरात, जबकि सबसे ज्यादा रिजर्व जूनागढ़ और दूसरे नंबर पे दुर्ग में है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट है ऑस्ट्रेलिया में, सेकंड नंबर पे चाइना में, थर्ड नंबर पे ब्राजील में प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। हम अब लोग चौथे नंबर पे बात करने जा रहे हैं तांबा की। तांबा जिसका एक खदान खेतड़ी राजस्थान में है। तांबा के बारे में हम लोग कहते हैं कि तांबा सबसे ज्यादा भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन हो रहा है, सेकंड नंबर पे राजस्थान में उत्पादन हो रहा है, जबकि सबसे ज्यादा जो रिजर्व है तांबा का वो राजस्थान में है और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश में है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन चिली में तांबा का हो रहा है। हम लोग बात करेंगे सोना। सोना का एक खान कर्नाटक में है जिसका नाम है कोलार, यह बहुत प्रसिद्ध है, आप इसे याद भी रखेंगे, कोलार। उसके बाद एक रामगिनी है जो आंध्र प्रदेश में है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। जब सोना का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कर्नाटक है, सेकंड नंबर पे झारखंड है, जबकि सबसे ज्यादा रिजर्व बिहार के पास है, सेकंड नंबर पे राजस्थान के पास है। सोना में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है? अभी कर्नाटक है। पूरे वर्ल्ड में सोना का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है चाइना, सेकंड नंबर पे यूएसए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चांदी की। चांदी जिसके लिए प्रसिद्ध खान है ज्वार खान, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि कर्नाटक इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान इसका सबसे बड़ा रिजर्व रखने वाला राज्य है, मध्य प्रदेश में इसका दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व है, जबकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है चांदी चाइना में है, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में है। हम लोग बात करेंगे हीरा की। हीरा का एकमात्र जो खान भारत में है वो पन्ना में मध्य प्रदेश में है, जबकि इसका मध्य प्रदेश आप देख ही रहे हैं मध्य प्रदेश में है भी, और सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में हीरा का उत्पादन रसिया में हो रहा है, दूसरे नंबर पे बोस्टवान में हो रहा है। हम लोग बात करेंगे कोयला की। कोयला सबसे ज्यादा जो उत्पादन अभी हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, सेकंड नंबर पे राजस्थान में और थर्ड नंबर पे उड़ीसा में, जबकि कोयला का सबसे ज्यादा जो रिजर्व है आरक्षित है वो झारखंड में है और सेकंड नंबर पे उड़ीसा में है, जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ में हो रहा है? छत्तीसगढ़ में हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन चाइना में, फिर यूएसए में हो रहा है। हम लोग बात करेंगे जब पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम का भारत में जो बॉम्बे हाई है, असम का डिगबोई है, इस जगह पे पेट्रोलियम उत्पादन, गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पे पेट्रोलियम का निष्कासन हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर पे गुजरात में हो रहा है, जबकि सबसे बड़ा रिजर्व गुजरात में है और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में है। दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व रसिया के पास, सऊदी अरबिया के पास और यूएसए के पास है। अब हम लोग बात करेंगे यूरेनियम की। यूरेनियम भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में हो रहा है, सेकंड नंबर पे झारखंड में हो रहा है, जबकि सबसे ज्यादा जो यूरेनियम का रिजर्व है वो झारखंड में है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश में है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम अभी उत्पादन कर रहा है कनाडा, उसके बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग बात करेंगे अभी थोरियम की। थोरियम के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो थोरियम का सबसे बड़ा रिजर्व जो है केरला में है। थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन केरला में हो रहा है और सेकंड नंबर पर उत्पादन झारखंड में हो रहा है, जबकि थोरियम का सबसे ज्यादा रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश में है और सबसे सेकंड नंबर पे जो रिजर्व है वो तमिलनाडु में है। उसके बाद थोरियम का सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में उत्पादन कौन कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है
और सेकंड नंबर पे यूएसए कर रहा है। तो ये रहा बात किसका, थोरियम का। थोरियम के बाद अगर हम बात करें तो सोडियम के बाद अगर सीसा, तो सीसा का बात करते हैं तो सीसा सबसे ज्यादा झारखंड में और राजस्थान, ये दो जगह पे सीसा का भारत में उत्पादन हो रहा है। उसके बाद टीन का बात करें तो टीन में एक छत्र राज रखे हुए हैं कौन, छत्तीसगढ़। तो ये थे मुख्य मुख्य मिनरल्स और ये किस स्टेट में पाए जाते हैं। आप इसे भी कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा। मुख्य रूप से आपको सबसे ज्यादा उत्पादक देश ही याद रखना है या राज्य याद रखना है। नंबर में 1 2 3 शायद कभी कभी देता है, लेकिन आपको फर्स्ट नंबर तो याद होना ही चाहिए, उस पर ध्यान रहना ही चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे भारत में जो जनसंख्या है उसके बारे में और कुछ जो कॉमन फैक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का। अब देखिए भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी भारत में कितना है, 382 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन है। उसके बाद जो लिंगानुपात है, भारत का जो सेक्स रेशियो है वो है 9:43। ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार मैं लिख रहा हूं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो 9:43 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, 1000 लड़के पे 943 लड़कियां भारत पे हैं। उसके बाद भारत में जब हम साक्षरता का बात करते हैं, एजुकेशन का बात करते हैं, तो 73% लोग यहाँ क्या है, एजुकेटेड हैं। 73% लोग क्या है, यहाँ साक्षर हैं, जिनमें मेल 80.9% साक्षर हैं और फीमेल जो है 64.6% साक्षर हैं। ये साक्षरता दर है भारत का। अब हम लोग बात करते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता 93% है। भारत में जो सर्वाधिक साक्षरता है वो 93% है। इनका तो केरला का। अब हम लोग बात करेंगे जो शेड्यूल्ड कास्ट है, भारत में जो शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी है वो है 16.6% और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनकी आबादी है 8.6%। ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी है जो पूछने की संभावना अभी चल रही है। उसके बाद भारत में नगरीय जनसंख्या, जो शहर में रहने वाली जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या है 31.2%। 31.2% ऐसी जनसंख्या है जो शहर में रह रही है, बल्कि जबकि जो शेष जनसंख्या है ग्रामीण जनसंख्या 68.8% कहाँ रह रही है, गांव में रह रही है। अब हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से भारत में स्टेट। तो भारत में सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वो कौन है, यूपी। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे है बिहार। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे कम आबादी में। तो सबसे कम आबादी में है सबसे पहले सिक्किम। सिक्किम में भारत में सबसे कम आबादी है। सेकंड है मिजोरम, ये सब कमी में है। सबसे ज्यादा कम सिक्किम में, सेकंड सबसे ज्यादा कम अरुणाचल में, अति मिजोरम में, और फिर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, आप ये जानिए कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी शेड्यूल कास्ट निवास नहीं करती है। कहां कहां, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई एससी कम्युनिटी नहीं रहती है, शेड्यूल कास्ट नहीं रहती है। जबकि एक बात पे ध्यान रखें, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब में कोई एसटी निवास नहीं करता, एसटी निवास नहीं करता है। ठीक, ये था मुख्य रूप से भारत की जनसंख्या, जिससे सवाल 2011 की जनगणना से पूछा जा सकता है। और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतना तो आप जरूर ही ध्यान में रख लें। अब हम लोग बात करेंगे भारत में जो प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हमारा हीराकुंड। हीराकुंड जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो महानदी पर है। कहां में है, महानदी पर है, जो कि उड़ीसा में है।
हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। ये माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर है। कहां में है? बेतवा नदी पर है और ये यूपी एमपी के बॉर्डर पे है। ठीक है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना। तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, जो कि कहां में है? तेलंगाना में है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश और कहां में है? तेलंगाना में है। ये नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो तुलबुल एक जगह और मैंने आपको चर्चा किया है, अगर आपको याद होगा तो बहुत सही है। तुलबुल झेलम नदी पर है और जो कहां में है? जम्मू और कश्मीर में है। तुलबुल के बाद एक प्रमुख परियोजना है जवाहर सागर परियोजना, जो कि चंबल नदी पर है। कहां में? राजस्थान में। ये मुख्य कौन है? नदी घाटी परियोजनाएं हैं भारत की, जिसे आपको याद रखना ही चाहिए। ये मुख्य नदी घाटी परियोजना है। अब हम लोग बात करेंगे भारत के जो प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, इससे भी सवाल आने की संभावना रहती है। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य में सबसे प्रमुख अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला भारत का वन्य जीव अभयारण्य है जिम कॉर्बेट वन्य जीव अभयारण्य। कहां में है? उत्तराखंड में। ये भारत का फर्स्ट वन्य जीव अभयारण्य है। जबकि सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है कौन? सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है हिमिस। कहां में है? जम्मू और कश्मीर में है। उसके बाद सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहां है? नागार्जुन सागर। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां है? सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान। इसका अर्थ है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में है। कितना? 11। एमपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 11 राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में। अब हम लोग कुछ का बात करेंगे, जैसे में है एक केवला देव घाना नेशनल पार्क। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये कहां में है? भरतपुर राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां में है? असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। और एक और है मानस बाघ अभयारण्य कहां में है? असम में है। इसका भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। तो ये प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है। बाकी भारत में लगभग 50 से 60 ऐसे अभयारण्य हैं, जिनमें वन्य जीव अभयारण्य है, जीव मंडल है, बहुत सारी चीज है। लेकिन आप इसे जरूर ध्यान में रखें और एक बार जरूर किसी भी बुक से उन सभी को रीडिंग लगा लें। अब हम लोग बात करेंगे किसका? रेड डाटा बुक का। एक बार सवाल आपसे पूछा है, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक में ऐसे प्रजाति या पशु पक्षी पेड़ को रखा जाता है जो विलुप्त प्राय होते हैं, मतलब जो धीरे धीरे एकदम समाप्ति के कगार पे है, उन्हें उठा के इस बुक में रखा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक के बाद अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऑयल रिफाइनरी का। ऑयल भारत में जो तेल शोधक कारखाना है उसके बारे में पूछता है। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर
रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी है जो कि कहाँ में है, गुजरात में है। आपको मालूम होगा बिहार के बरौनी में भी एक ऑयल रिफाइनरी है, लेकिन सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, जामनगर में। उसके बाद भारत का प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ में है, तारापुर में है, जो कि महाराष्ट्र में है। ये भारत का क्या है, प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र है। उसके बाद एक और विद्युत केंद्र है कुडनकुलम, कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र, ये कहाँ में है, तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। और ये हाईएस्ट कैपेसिटी का है, इससे सबसे ज्यादा बिजली की क्या होती है, उत्पादन होती है। हाईएस्ट कैपेसिटी कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र है। उसके बाद हम लोग, ये प्रमुख विद्युत केंद्र है, आप इसे भी ध्यान में रख लेंगे। एक बार और सवाल कहीं पूछता है, भोपाल गैस त्रासदी पर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी जो है 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें एक गैस लीक किया था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। इससे यही 2-3 सवाल बनता है कि इसमें कौन गैस लीक किया था, किस साल हुआ था और कहां में हुआ था। उसके बाद एक बार सवाल पूछा है, हरा सोना, हरा सोना चाय को कहा जाता है, हरा सोना किसे कहा जाता है, चाय को कहा जाता है। तो ये था ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का कुछ बेसिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने लायक सवाल और उसका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, जिसे मैंने ब्रह्मांड से लेकर शुरू किया। उसके बाद जलवायु, जलवायु के बाद कुछ विश्व, विश्व के बाद भारत, और भारत में भी जो चीज इंपॉर्टेंट रहा मैंने आपको बताने का प्रयास किया। देखिए मैंने आपको इतना देर में, आपको मालूम होगा कि जो हमारे बच्चे हमारे इनरोल्ड होंगे उन्हें मालूम होगा ज्योग्राफी कितना डीप सब्जेक्ट है और कितने डीप रूप से इसे पढ़ाया जाता है। लेकिन अंतिम समय में जो बच्चे नए जुड़े हैं या फिर जो इसे पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक किन्हीं परिस्थितियों के कारण नहीं पढ़ पाए हो, तो एक झलक में इतना तो मैं बताने का प्रयास किया कि अगर आपसे कुछ सवाल पूछे मोटा मोटी, तो आप सवाल में 100% में से 40 से 50% तो कर ही लेंगे अगर आप इसे पूरा ध्यान से पढ़ लेंगे तब। इससे कोई शक की बात नहीं। और जो बच्चे हमारे यहाँ इनरोल्ड होंगे उनको तो गारंटी है कि 100 से 150% एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर हमारा कोर्स रियल में ज्वाइन किए हैं, पढ़े हैं वास्तविकता में, तब सिर्फ कोर्स ज्वाइन करने से मैं आपको फिर से बता दूं, चाहे आप भगवान के दरबार में भी चले जाए आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तब आपको इसमें रोकने वाला कोई नहीं है। ज्योग्राफी का मैंने 2 लेक्चर में यही बताने का प्रयास किया। मतलब अभी तक आपके पास 1 लेक्चर करेंट अफेयर का, 3 लेक्चर हिस्ट्री का और 2 लेक्चर ज्योग्राफी का आ चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 6 लेक्चर को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लेंगे और आगामी 4 घंटे बाद जो आपके पास वीडियो आएगा वो किसी भी सब्जेक्ट का रहे, आप उसके लिए प्रिपेयर तभी होंगे जब आप ये 6 सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि आप जिस दिन से एग्जामिनेशन फॉर्म डाले हैं उसके पहले से ही आपके एग्जामिनेशन के दिन तक हम आपके साथ रहें। हम इसी कारण इस लेक्चर को पब्लिक मोड में भी डाल रहे हैं कि जो बच्चे हमसे यथासंभव किसी कारण ना जुड़ पाए हों उनको भी कुछ बेनिफिट मिले, और हमारे बच्चे को यह कैप्सूल के रूप में काम करेगा तो सिर्फ एनर्जी बूस्ट करेगा। मुझे मालूम है कि हमारे बच्चे पहले से ही इतने प्रिपेयर हैं कि इसे बस एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में लेंगे। लेकिन जो बच्चे हमसे ना जुड़ पाए हों, आप इसे कंठस्थ याद कर लें, आपके लिए भी काम देगा, पीएचयू के लिए भी काम देगा, सबके लिए काम देगा। अब हम लोग, मैं फिर से आपको बता दूं, YouTube में कुछ गड़बड़ी के कारण ये वीडियो जो हम डाल रहे हैं कहीं कहीं नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके सबसे पहले जो पहले वीडियो डाला गया है कैप्सूल का, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक, उन सभी को देखें। और नहीं तो जो आपके जो स्क्रीन पे जो कोना में आई लिखा हुआ है आप उसे भी क्लिक करें, उससे भी हमारा कैप्सूल का जो वीडियो है वो आपके सामने आ जाएगा। आप खुद भी देखें, शेयर भी करें, अपने मित्रों को भी दिखाएं। हम आशा करते हैं कि आप अगले वीडियो के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे और आगामी 4 घंटे में बाकी पूरा जो लगातार 6 लेक्चर गया है आपका, आप उसे कंप्लीट करेंगे। तो फिर से मिलते हैं कोई नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।